पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो परिवर्तन यात्रा आपके जिले में आई हुई है, ये परिवर्तन यात्रा अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जन्म जयंती के अवसर पर निकाली गई है। यह आजमगढ़ की धरती से 2 फरवरी को चली है और 18 जनपदों को से चलकर आपके जनपद में आई हुई है और आज ये दूसरा दिन का दूसरी सभा है। साथियों, इस परिवर्तन यात्रा को निकाले जाने का मकसद यह है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों में जन जागृति का अभाव है। जिस जन जागृति के अभाव के कारण आज आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार से वंचित हैं। कहने के लिए हमको आज़ादी मिल चुकी है और आज़ादी के आज 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज आज़ादी के 74 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली है, हमें हमारा प्रतिनिधित्व किसी भी क्षेत्र में नहीं मिला है। जबकि संविधान ने प्राविधान किया हुआ है पर्याप्त प्रतिनिधित्व का। आर्टिकल 15(4) और 16(4) में बाबा साहब ने लिखा है पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, वो भी पर्याप्त होगा। लेकिन ऐसा क्यों कि जब संविधान में प्राविधान है वो अधिकार हमें नहीं मिले? पिछड़ा कौन होगा, पिछड़े कौन होंगे, इसके बारे में आर्टिकल 340 में बाबा साहब ने लिखा पिछड़े वो होंगे जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। पिछड़े की परिभाषा बताया कि जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वो लोग पिछड़े होंगे और पिछड़ों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये 15(4) और 16(4) में लिखा। लेकिन आज तक हमें हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उसका कारण क्या है कि जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद इस देश में जो व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था पर एक जाति विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया। उस कब्जा के कारण वह आज इस देश की जो स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और इस देश की मीडिया, उस पर ब्राह्मणों ने एक छत्र कब्जा कर लिया और उनके एक छत्र कब्जा कर लेने के कारण हमें हमारे अधिकार से उन्होंने वंचित किया। क्योंकि इस देश के अंदर में शेड्यूल कास्ट के जो हमारे छोटे भाई हैं, शेड्यूल टाइप्स के जो हमारे लोग हैं, उनको संख्या के अनुपात में भागीदारी मिली है, लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोगों को संख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं दी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने इस बात की कभी चर्चा ही नहीं की, और जिस बात की चर्चा नहीं हुई इसलिए ये मुद्दा कभी राजनीति में गर्म हुआ ही नहीं। जब इस देश में मंडल कमीशन आया और हमें हमारे हक अधिकार दी गई, तो 31 ब्राह्मणों ने इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर खींच के ले गए। दूसरी तरफ हमारे नायक माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, जिस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, और वो रुपया जो है कि झोले में लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर घूम रहे थे कि हमारे पिछड़े वर्ग का कोई अधिवक्ता मिले जो हमारी पैरवी करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी पिछड़ा वर्ग का अधिवक्ता हमारे मुकदमे की पैरवी करने के लिए नहीं। और इस मुकदमे की पैरवी माननीय लालू प्रसाद यादव जी के कहने पर राम जेठमलानी जी ने किया। और इस मुकदमे में जो भारत संघ, जो इंदिरा साहिनी वर्सेस भारत संघ के नाम से जाना जाता है, इस मुकदमे में निर्णय भी आया। और जब निर्णय आया तो हमारे ओबीसी के लोगों को लोग ही अदर बैकवर्ड क्लास के फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की नौकरियों में है, तो लेयर अदर बैकवर्ड क्लास के ऊपर लगाया गया और इसको थोपने का काम समाजवादी नेता मधु मिलिए नाम के ब्राह्मण ने किया। उन्होंने कोर्ट को सजेस्ट किया कि क्रीमी लेयर लगाया जाए, जबकि क्रीमी लेयर जब संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जब रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे तो क्रीमी लेयर पे 3 जो पहले से आरक्षण मिला हुआ था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लोगों को, इनके ऊपर क्रीमी लेयर नहीं लगाया गया था। लेकिन इस फैसले में आते ही इस देश के अदर बैकवर्ड क्लास यानी इस देश की आधी आबादी के लोगों के ऊपर जबरदस्ती संविधान के विरोध में जाकर क्रीमी लेयर का सिद्धांत थोपा गया। बैकवर्ड क्लास के लोगों के ऊपर रिजर्वेशन इन प्रमोशन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। इस तरीके से जब जजमेंट आया मंडल कमीशन का, तो अदर बैकवर्ड क्लास के साथ धोखेबाजी हुई और ये धोखेबाजी अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को समझ में नहीं आई। और आज तक
आज तक मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो पूरी सिफारिशें लागू नहीं की गई। मात्र 2 सिफारिश लागू की गई, एक नौकरी में प्रतिनिधित्व, एक हायर एजुकेशन में, वो भी आधी अधूरी, कागजों पे 27% और वास्तविकता में समाज के अंदर में 6, 5, 4%। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को समझाने के लिए ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये अपनी परिवर्तन यात्रा लेकर जा रहा है। ये परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चलेगी, गांव-गांव, नगर-नगर, कस्बे-कस्बे जाएगी और अपने पिछड़े वर्ग के लोगों में जन जागृति लाएगी। और आने वाले समय में ये परिवर्तन यात्रा पूरे देश के अंदर में निकाली जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आने वाले समय में 1 लाख जगहों को चिन्हित करेगा और एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी करेगा। और इस जन आंदोलन में हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, SC ST के लोगों और इस देश की माइनॉरिटी के लोगों का साथ सहयोग लेंगे और साथ सहयोग लेकर बड़ा जन आंदोलन तैयार करेंगे। ऐसी आशा अपेक्षा के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय मूलनिवासी साथी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय एडवोकेट संदीप कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश। अभी भी हमारे मंच पे कुछ जगहें खाली हैं। हमारे कुछ अतिथियों का हम चाहते हैं कि कुछ अतिथि यहाँ पे मंच पे और उपस्थित हो जाएं, जिसमें से जिला प्रवक्ता छेदीलाल यादव जी, माननीय छेदीलाल यादव जी जिला प्रवक्ता, सुरेंद्र यादव जी, माननीय सुरेंद्र यादव जी और माननीय दयाशंकर यादव जी प्रवक्ता, माननीय दयाशंकर यादव जी, माननीय दयाशंकर यादव जी। साथियों, इसी कड़ी में ज्यादा समय न लेते हुए हम आवाज देना चाहेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी। देखिए, दोनों में से जो भी बेहतर आवाज है। सम्मानित मूल निवासी बहनों तथा भाइयों, ब्राह्मण बहुत खतरनाक है। इस देश में आजादी के 74 साल हो गए और 74 साल से आजादी का सारा फायदा ब्राह्मणवादी उठा रहा है, जिसका नतीजा है कि आज हम लोकतंत्र के चारों स्तंभों से महरूम हो गए हैं। हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी को खत्म कर दिया। ब्राह्मण का चरित्र जो है वो सांप का चरित्र है और 74 सालों से हमें बेबस, बेकस, लाचार और गुलाम बना के इस देश में रखा है। और ब्राह्मण के बारे में कहा जाए तो इतना खतरनाक है ब्राह्मण कि ब्राह्मण अगर नदियों के किनारे बस जाए तो लबों के प्यासे वहां भी लोग मर जाए। ये तो अच्छा हुआ कि मौसम पर इनका बस नहीं चलता, नहीं तो सावन की घटाएं इन्हीं के खेत में बरस कर चली जाए। इतना खतरनाक ब्राह्मण होता है। आज जो ये भागीदारी और हिस्सेदारी के सापेक्ष में आंदोलन पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा है, ये कोई नया मामला नहीं है। हिस्सेदारी का यह आंदोलन तो हम सैकड़ों साल से चला रहे हैं। आपकी आजादी का यह आंदोलन तो सैकड़ों साल से चल रहा है। मगर 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मण तो आजाद हो गया, देश तो आजाद हो गया, मगर इस देश का मूल निवासी आजाद नहीं हुआ। हम आजाद नहीं हुए, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। अगर हमारे साथ न्याय हुआ होता तो न्याय का मतलब होता है कि हमें लोक संख्या के अनुपात में संविधान हमारे समर्थन में है, लोक संख्या के अनुपात में हमें हिस्सेदारी मिलती। 1931 की जनगणना के क्रम में इस देश में सबसे बड़ा तबका ओबीसी है। आज से 90 साल पहले जब जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी तो हमारी तादाद इस मुल्क में 52% थी। मगर 90 साल हो गए,
90 साल में तो किसी इंसान की 3-3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। मगर इस ब्राह्मणवादियों ने जब से 74 साल से ब्राह्मणों की सरकार बनी, देश की सत्ता का हस्तांतरण ब्राह्मणों के हाथ में अंग्रेजों ने किया। चूंकि दोनों विदेशी थे, एक विदेशी ने दूसरे विदेशी के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, हमें हक अधिकार से महरूम कर दिया। इस देश में भागीदारी का आंदोलन ब्राह्मणों ने जब अपनी आजादी का आंदोलन 1857 में चलाया, तो ब्राह्मणों द्वारा चलाए जा रहे आजादी का आंदोलन जो 1857 में चला, उससे पहले इस देश के मूल निवासियों की आजादी का आंदोलन हमारा पुरखा ज्योतिबा राव फूले जो जाति के माली थे वो चला रहे थे। ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों द्वारा चलाए जा रहे आजादी का आंदोलन की नकल किया और नकल करके 1857 में अपनी आजादी का आंदोलन चलाया। और उस देश में उस समय आजादी का ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन का नेतृत्व 3 लोग कर रहे थे। उसमें मंगल पांडे थे, तात्या टोपे थे, नानाजी पेशवा था। ये तीनों देश का दौरा किया। देश का दौरा करने के बाद पाया कि हमें अपनी आजादी का आंदोलन चलाना चाहिए। मंगल पांडे ने सवाल किया, तात्या टोपे से, नानाजी पेशवा से सवाल किया कि अगर हम अपनी आजादी का आंदोलन चलाएंगे तो देश को अन्य देश की अन्य जातियां जो है ओबीसी के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, वो क्या कहेंगे? अगर हम अपनी आजादी का आंदोलन चलाते हैं तो देश के जो अन्य जातियां हैं वो क्या सोचेंगे? तो नानाजी पेशवा ने कहा कि हमें उन्हें यह नहीं बताना है कि हम अपनी आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। फिर मंगल पांडे ने सवाल किया, अगर हमें उनको ये नहीं बताते हैं कि हम सबकी आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, तो फिर बताना क्या है? तो नानाजी पेशवा तात्या टोपे ने कहा मंगल पांडे से, उन्हें यही बताना है कि हम सबकी आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, केवल ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन चल रहा है, हमें उसे उन लोगों को ये बात नहीं बतानी। इन लोगों ने हमारे लोगों को कुछ भी नहीं बताया और आजादी का आंदोलन अपना चलाया। ज्योतिबा राव फूले से ये बात पूछने गए तीनों ब्राह्मण कि हम देश की आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, आप हमारा साथ सहयोग दीजिए। मगर इनके चरित्र को ज्योतिबा राव फूले अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने इनका साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। कहा हम ब्राह्मणों का चरित्र जानते हैं, ब्राह्मण आजाद होने के बाद देश में हमें हिस्सेदारी देने वाले नहीं हैं, इसलिए कि ब्राह्मण यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण ये हजारों साल से हमारे देश में हुकूमत कर रहे हैं और हमारे पुरखों को तब से लेकर आजकल 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक हक अधिकार नहीं दिया। हमारे पुरखों के लोगों ने शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, संपत्ति के अधिकार से वंचित किया और सुरक्षा के अधिकार से वंचित किया। हमारे पुरखों ने ब्राह्मणों से लंबी लड़ाई लड़ी थी, मगर लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी हार गए, जिसका नतीजा है कि हमारे पुरखे इस देश में गुलाम बन गए। जाहिर सी बात है, जंग को जो जीतता है, जो फतह करता है वो राजा बनता है और जो हार जाता है वो प्रजा होता है। ब्राह्मण जीत गया, उन्होंने अपनी व्यवस्था का निर्माण किया। जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई वो वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था ने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। समय बीतता गया, ब्राह्मण कमजोर हुआ। ब्राह्मणों के बाद भारत में दूसरा विदेशी मुगल आया। मुगलों ने आया, जब मुगल लोग आए तो ब्राह्मणों को गुलाम बनाए। यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण हमारे मूल निवासियों को, हमारे पुरखों को गुलाम बनाया। दूसरा मुगल विदेशी आया तो ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। तीसरा विदेशी अंग्रेज आया तो अंग्रेजों ने मुगलों और ब्राह्मणों दोनों को गुलाम बनाया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मुगलों ने इस मुल्क में 650 साल तक हुकूमत किया, मगर ब्राह्मणों ने आजादी का आंदोलन नहीं चलाया और अंग्रेजों ने केवल 150 साल तक आजादी, उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी 150 साल तक हुकूमत किया और आजादी का आंदोलन चला दिया। फिर इसके पीछे कौन सा कारण है कि 650 साल तक मुगलों ने किया और आजादी का आंदोलन नहीं चलाया, 150 साल तक अंग्रेजों ने किया और आजादी का आंदोलन चला दिया। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का आंदोलन इसलिए चलाया, अंग्रेजों के अंदर जुडिशियस कैरेक्टर था, न्यायिक चरित्र था। उन लोगों ने देखा कि भारत में एक बड़ा ऐसा तबका है जो इस देश का मूल निवासी है, जिसे ब्राह्मणों ने मुगलों से भी मिलकर के इन ब्राह्मणों ने इनको बेबस, बेकस, लाचार और गुलाम बना दिया है, इनको इनके हक अधिकार से महरूम कर दिया है। तब अंग्रेजों ने देखा
कि इस देश में न्याय व्यवस्था, समान न्याय व्यवस्था नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, सुरक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं है, तब अंग्रेजों ने हमारे पुरखों को अधिकार देना शुरू किया। सबसे पहले 1773 में अंग्रेजों ने समान न्याय व्यवस्था बनाई, समान न्याय व्यवस्था बनाया, और समान न्याय व्यवस्था बना करके, चूंकि ब्राह्मणों की जब हुकूमत थी इस देश में, तो ब्राह्मणों को दंड का विधान नहीं था, दंड का विधान केवल शूद्रों को था। यानी इस देश का जो है या कुर्मी, केवल चमार, पासी, धोबी, दरकिया, लोहार, कोहार, नाऊ, तेली, भूज, कलवार, सैनी, माली, मुराई, मुसलमान था, उनको दंड का विधान था, ब्राह्मणों को कोई दंड नहीं दिया जाता था। मगर अंग्रेजों ने समान न्याय व्यवस्था 1773 में प्रस्थापित किया, और समान न्याय व्यवस्था बना करके देश में सबसे पहली फांसी 1774 में ब्राह्मण राजा नंद कुमार देव को, बंगाल में राजा था, उसको फांसी देने का काम किया और देश में समान न्याय व्यवस्था प्रस्थापित की। 1794 में अंग्रेजों ने हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, कानून बना करके अंग्रेजों ने हमारे पुरखों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। हमारे पुरखों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लॉर्ड मैकाले भारत में आया, 1813 में कानून बनाकर हमारे पुरखों को पढ़ने का अधिकार दिया। हमारे पुरखों को गले में हाड़ियां और कमर में झाड़ू बांधने का काम किया, और धरती पर थूकने का अधिकार भी हमारे पुरखों को इन ब्राह्मणों ने नहीं दिया, धरती पर थूकने का अधिकार नहीं दिया। मगर अंग्रेजों ने 1935 में कानून बना करके हमारे लोगों को कुर्सी पर बैठने का, चारपाई पर बैठने का अधिकार दिया, और 1813 में कानून बना करके अंग्रेजों ने हमें धरती पर थूकने का अधिकार दिया। जहां गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बंधवाया, वहां लॉर्ड मैकाले तो हमारा भगवान है, जिसे जो कुछ देता है वो देने वाला ही भगवान होता है। ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया, लूटा मुगलों ने कुछ नहीं दिया, मगर अंग्रेजों ने हमें अधिकार संपन्न बनाया। अंग्रेज हमारा भगवान है। अंग्रेजों ने हमारे गले से हाड़ी फंकवाया और हमारे कमर से बेल्ट बंधवाया। इस तरह से उन्होंने हमें अधिकार देने का काम किया। जहां पर ब्राह्मणों ने हाड़ी बंधवाई, वहां पर अंग्रेजों ने हमारे टाई बनवाया और बेल्ट के झाड़ू के स्थान पर बेल्ट बंधवाने का काम किया। अंग्रेज तो हमारा भगवान है। मगर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ कहता है सारा काम अंग्रेजों ने किया, हमारे हित में बहुत सारे अधिकार हमारे लोगों को दिया। मैकाले संस्कृति शिक्षा पद्धति भारत में अंग्रेजों ने दिया। मगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि देश में मैकाले संस्कृति नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी मैकाले संस्कृति? ये हिंदू संस्कृति चलेगी। हिंदू संस्कृति चलाओगे जहां पर तूने तमाम पाखंड पैदा किया, देश में गैर बराबरी, छुआछूत, भेदभाव और असमानता पैदा करके देश को बांटने का काम किया। संविधान हमारे समर्थन में है। देश कहता है, देश का संविधान कहता है कि हम वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्या 74 सालों में देश में इक्वलिटी आई? हम इक्वलिटी की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है समरसता की बात करता है। समरसता का मतलब सिमिलरिटी की बात करता है। संविधान समता की बात करता है, लेकिन ब्राह्मण जो समरसता की बात करता है। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, ब्राह्मण स्वराज की बात करता है। स्वतंत्रता और स्वराज में बहुत अंतर है। स्वराज का मतलब होता है जब 1885 में ब्राह्मणों ने, पूरे देश के ब्राह्मणों ने कांग्रेस को बनाई, तो 1885 में तिलक ने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन का नाम था स्वराज का आंदोलन। उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। इसको तिलक ने चलाया था ये आंदोलन। फिर आगे उन्होंने कहा था कि स्वराज का मतलब ये नहीं होता है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। सवाल उठता है कि अगर स्वराज का मतलब ये नहीं होता है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए, तो तात्पर्य क्या होता है? उन्होंने आगे कहा कि स्वराज का मतलब ये होता है कि अगर अंग्रेज लोग मुगलों की तरह, जैसे मुगलों ने देश में ब्राह्मणों को 40% हिस्सेदारी अपने शासन प्रशासन में दिया था, उसी तरह से अगर अंग्रेज ब्राह्मणों को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी 40% मुगलों की तरह देते हैं, तो अंग्रेजों का कानून हमारा कानून, अंग्रेजों की व्यवस्था हमारी व्यवस्था, और अंग्रेजों का राजा हमारा राजा है। ऐसा ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा तिलक ने कहा। इसका मतलब अंग्रेजों को भगाने का मतलब उनका नहीं रहा। ऐसा नारा लगा करके 45 साल तक, 1885 से लेकर 1929 तक अंग्रेजों को तिलक और ब्राह्मण लोग यही समझाते रहे कि तुम भी विदेशी हो और हम भी विदेशी हैं। इस देश पर हम हुकूमत करने के लिए हमारे पुरखे मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से हमारे पुरखे भारत में राजपाट करने आए हैं। तुम भी विदेशी हो, हम भी विदेशी हैं, मिलकर हमको राजपाट करना है, और ये गुलाम लोग हैं, इन्हें अधिकार संपन्न नहीं बनाना है। मगर अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी।
अंग्रेजों ने इनकी बात स्वीकार नहीं किया और कानून बना दिया 1919 में कि ब्राह्मण के अंदर चूंकि न्यायिक चरित्र नहीं होता, न्यायिक कैरेक्टर नहीं होता, जुडिशियस कैरेक्टर नहीं होता, इसलिए 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि आज की तारीख में आज की तारीख से यानी 1919 में एक कानून बनाया कि आज की तारीख से ब्राह्मण जो है भारत में जज नहीं बनेगा। ये कानून अंग्रेजों ने बनाया। वो जान गए कि इनके अंदर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं। ये स्थिति है ब्राह्मणों की। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो गठन किया गया है राष्ट्रीय पैमाने पर, ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। हम आपकी आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। आजादी का आंदोलन चलाने के लिए शहादत देनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि इस देश का पिछड़ा वर्ग, इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी महफूज रहे, तो शहादत देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। आजादी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हमारा पुरखा जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जो बिहार के लेनिन कहे जाते थे, उन्होंने कहा था इस बात को कि अगर आजादी चाहते हो तो आजादी का आजाद कराने के लिए, लोगों को आजाद कराना चाहते हो तो पहली पीढ़ी जेल जाएगी, पहली पीढ़ी शहादत देना पड़ेगा, उसकी मौत होगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तब तीसरी पीढ़ी जो है राजपाट करेगी। यही होने वाला है देश के अंदर। 5 सितंबर को जगदेव प्रसाद कुशवाहा को अपने हक अधिकार का आंदोलन करते हुए 1974 में भी ब्राह्मणों ने गोली मार दिया था। क्यों? कि उन्होंने एक गाना गा दिया था कि अब की सावन भादों में गोरी कलाई कोदों में गोरी गोरी बहियों से धान लगवाऊंगा, गोरी हरी हरी चूड़ियों से धान लगवाऊंगा। ऐसा गीत गाने के बाद ब्राह्मणों की चूल्हे हिल गई। ब्राह्मण जो है घबरा गया, भूचाल आ गया ब्राह्मणों ने। उन्होंने इस बात को इंदिरा गांधी को बताया। इंदिरा गांधी के निर्देश पर जगदेव प्रसाद कुशवाहा को गोली मार दी गई। एक पीढ़ी हमारी शहीद हो गई, दूसरी पीढ़ी आज लालू प्रसाद यादव के रूप में हमारी जेल में है। उनके साथ क्या क्या जुल्म जातीय ब्राह्मणवादी व्यवस्था कर रही हो देश के लोगों को पता है। साथियों, तीसरी पीढ़ी सामने मौजूद है। तीसरी पीढ़ी जो है, आपको इस आंदोलन के जरिए हम आपको इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, देश का राजपाट सौंपना चाहते हैं। हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी हमको राजपाट में, शासन प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, फिल्मी दुनिया में, ठेका में, पट्टा में, लाइसेंस में, पुस्तकालय में, साहित्य में, किसी भी क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी आज की तारीख में 74 सालों में नहीं। हमारे पुरखों ने आंदोलन किया, शहादत दिया, देश की महफूजी के लिए मुल्क को बचाया। एक वक्त था, एक दौर था जब इस देश के मूल निवासी हमारे पुरखे हुआ करते थे। प्राचीन काल में मौर्य वंश हुकूमत करता था। जब हमारे पुरखे इस देश के राजा थे तो भारत जो था वो विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था और विश्व महाशक्ति के रूप में देश जाना जाता था। जब हमारे पुरखे हुकूमत करते थे, विश्व गुरु था। 4 विश्वविद्यालय भारत में हमारे पुरखों ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनवाया था, वल्लभी विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनवाया था, तक्षशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनवाया था और पूरी दुनिया के छात्र भारत में पढ़ने आते थे। इसलिए वो विश्व गुरु था। और आश्चर्य होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक और वैज्ञानिक सुकरात भी नालंदा विश्वविद्यालय में का प्रोडक्ट है। वहां पर शिक्षा ग्रहण किया था और दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक और विद्वान साबित हुआ। उसके 2 चेले, 2 शिष्य, प्लेटो और अरस्तु सुकरात के शिष्य थे। ऐसा था नालंदा विश्वविद्यालय। मगर ब्राह्मणों ने इस देश में आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए, सारी पांडुलिपियां, सारे शोध साझे ग्रंथ जला करके नालंदा विश्वविद्यालय को खाक में मिलाने की काम किया। और हमारे पुरखों द्वारा जो दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे विशाल सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता का सत्यानाश करने का काम किया। और सिंधु घाटी की सभ्यता का नहीं बल्कि हमारे पुरखों का सत्यानाश किया। इतना भयंकर है ब्राह्मण। सोने की चिड़िया था भारत, धन धान्य से संपन्न था हमारा भारत। लेकिन ब्राह्मण जब आया, इस सोने की चिड़िया को उड़ा दिया, लूट ले गया, लूट कर इस देश को बर्बाद कर दिया। और जब चिड़िया को लूट लिया तो बची डाल। ब्राह्मणों ने ऐसा माहौल देश के अंदर पैदा कर दिया कि उस सोने की चिड़िया जिस डाल पर बैठती थी, उस डाल के छांव के नीचे भी हमारे लोगों को नहीं बैठने दिया। इतना जुल्म, इतना जालिम है ब्राह्मण। ये जुल्म करने वाला है। इसका चरित्र जो है बहुत दोगला चरित्र है, धोखेबाज है। और पूरा देश का इतिहास धोखेबाजी का इतिहास है। हमारे पुरखों ने आजादी का आंदोलन चलाया मगर हिस्सेदारी नहीं मिली, जेल भी गए। आज जिस जालियांवाला बाग हत्याकांड को ब्राह्मण बहुत इतिहास में महिमा मंडित करता था, ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण को शर्म आनी चाहिए, इनको लज्जा नहीं आती है, बेशर्म लोग हैं। उनको इतना भी नहीं पता कि जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, उस जनसभा का आयोजन करने वाले नथु धोबी और बुद्धिराम चूड़ा जो जात के चमार थे। मगर
ये कलम कसाई लोग हैं, ब्राह्मण कलम कसाई है, इनको दया नहीं आती। इन कलम कसाइयों ने हरत्तु धोपी और बुद्धिराम चूड़ा का नाम भी अपनी लेखनी से इतिहास में इनको जगह नहीं दिया। इतिहास में इन्हें जगह नहीं दिया ब्राह्मणों ने। इनके हाथ में कलम थी, जैसा चाहा झूठ मूठ का इतिहास लिख दिया और बहुत सारी बातें झूठ मूठ की हम लोग मानते जानते चले आए। देश का इतिहास ही झूठा है। त्याग हमने किया, तपस्या हमने किया, लड़ाई हमने किया, आंदोलन हमने किया, जेल हम गए, मगर आजादी के बाद जब हिस्सेदारी का मामला आया तो हिस्सा नहीं दिया। बहुत लोग शहीद हुए। इस देश में पिछड़ों की हिस्सेदारी मिले। देश में सबसे पहले हिस्सेदारी का आंदोलन अगर किसी ने देश में चलाया था, सर छोटू राम हरियाणा के थे। सर छोटू राम अहीर ने चलाया था, जो बैरिस्टर थे, और अंग्रेज उनको देखकर कांपता था। मारे डर के मारे उनके आंदोलन के सामने अंग्रेज टिकते नहीं थे। अंग्रेज ने उनको सर की उपाधि दिया था। अंग्रेज उनकी योग्यता को समझता था। सर छोटू राम अहीर को सर की उपाधि दिया था अंग्रेजों ने। 1916 में चलाया। जब 1916 में भागीदारी का आंदोलन सर छोटू राम अहीर ने चलाया तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर अंबेडकर रिटर्न एज ए बैरिस्टर के रूप में भारत आ गए थे। उन्होंने देखा कि हाँ, ये सही दिशा में आंदोलन जा रहा है और आंदोलन सही चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी तय करने के लिए उस आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन जबरदस्त हुआ देश में। अंग्रेजों ने हार मान ली। अंग्रेज डॉक्टर अंबेडकर और सर छोटू राम शहीद को बुलवाए, वार्ता हुई। अंग्रेजों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 बन चुका है, हमको जो भी अधिकार देना है आपके समाज को हम अधिकार दे चुके हैं, मगर जो कुछ भी नहीं मिला है हम इसकी 10 साल में समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद जो कमियां खामियां होगी हम आपके समाज को देने के लिए तैयार हैं, आंदोलन बंद कीजिए। मगर आंदोलन चलता रहा। आंदोलन चलता रहा। आंदोलन के दौरान आंदोलन चल ही रहा था। 10 वर्ष का समय भी बीत गया। जब 10 साल का बीत गया, चूंकि अंग्रेज ईमानदार थे, अंग्रेजों के अंदर जुडिशियस कैरेक्टर था, अपनी बात से मुकरे नहीं अंग्रेजों ने देश में समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को भारत में भेजा कि जाकर इसका पता लगाना जाना चाहिए कि देश के अंदर, इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को हक अधिकार मिल रहा है, मिला कि नहीं मिला। साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को हक और अधिकार देने के लिए आया था। मगर पूरे देश में राष्ट्रीय पैमाने पर हमारे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिसको नेता मानते थे, गांधी को, उसी गांधी ने हमारे पछवाड़े पर लात मारने का काम किया और साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। साइमन कमीशन वापस जाओ नारा लगाया। गांधी, नेहरू, पंत और कांग्रेस के ब्राह्मणों ने नारा लगाया, साइमन कमीशन गो बैक। हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला। पूरे देश में भारी पैमाने पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ और भारत में सबसे ज्यादा अगर साइमन कमीशन को विरोध का सामना करना पड़ा तो पंजाब की धरती पर करना पड़ा, जिसका विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय, उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। पंजाब केसरी इसलिए कहा जाता था कि तिलक जो था एक अखबार का संपादन करता था जिसका नाम था केसरी, और उत्तर भारत में केसरी का संपादन लाला लाजपत राय कहता था, इसीलिए उसे पंजाब केसरी कहा जाता था। सबसे ज्यादा विरोध किया कि इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार न मिले, मगर अंग्रेज हमारे समर्थन में था। अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां मारी कि लाला लाजपत राय की छाती फाड़ डाला। लाला लाजपत राय की छाती फाड़ डाला, शहीद हो गया। लाजपत राय देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। 100% गलत है। लाला लाजपत राय देश की आजादी के लिए शहीद हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए शहीद हो गया कि इस देश के गड़िया कुर्मी केवल चमार पासी धोबी धर क्या लोहार कोहार नाव तेली भूज तलवार को अधिकार ना मिले, इसलिए शहीद हो गया। ये अपनी जिंदगी दे सकते हैं, अपनी जवानी दे सकते हैं, सब कुछ न्यौछावर। गुलदस्ते मांगे जाते हैं, हथियार नहीं मांगे जाते, भिक्षा मांगी जाती है, अधिकार नहीं मांगे जाते। अधिकार तो लड़के लेना पड़ता है, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। भाई से हिस्सा लेना होता तो कुछ न कुछ लड़ाई हो जाती है, समाज हिस्सा लेना पड़ता है। साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय मारा गया, साइमन कमीशन वापस इंग्लैंड चला गया। सम्राट जॉर्ज फर्टन के सामने आधी अधूरी रिपोर्ट जो कुछ भी था उसने प्रस्तुत किया। फिर इंग्लैंड के जॉर्ज सम्राट पंचम ने फिर अंग्रेजों ने बुलाया, न्योता दिया, डॉक्टर अंबेडकर को न्योता दिया, गांधी को न्योता दिया, जिंदा को न्योता दिया, तमाम लोग गए वहां पर। प्रथम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, बात नहीं बनी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को बुलाया गया, मगर गांधी नहीं गया, गांधी बहुत बदमाश आदमी थे।
पाखंडी आदमी था, किसी बात का उत्तर नहीं दे पाता था तो मौन हो जाता था। कोई बात तय नहीं हो पाई, सब लोग वापस चले आए। दोबारा फिर अंग्रेजों ने बुलाया, फिर लोग गए। दूसरी बार गांधी को नहीं बुलाया गया, मगर फिर भी गांधी गया। पहली बार गांधी को बुलाया गया था, नहीं गया। ये गांधी की बदमाशी। वहां पर बहस हुई, भारत के मुद्दे पर बहस हुई, SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर बहस हुई। गांधी विरोध में बोल रहा था कि पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए, विरोध कर रहा था। और अम्बेडकर का विरोध करने के लिए उसने गांधी जो है जिन्ना के पास गया और जिन्ना से वार्ता किया। जिन्ना को कहा, जिन्ना जी ये लीजिए सादा कागज है, लिख दे, मैं दस्तखत कर देता हूं। सादे कागज पर ब्लैंक पेपर गांधी ने हस्ताक्षर कर दिया। कहा कि जो लेना हो ले लो, मगर अंबेडकर का साथ मत दो। जो लेना हो ले लो, मगर अंबेडकर का साथ मत दो। तो जिन्ना ने सोचा कि ये गांधी, इसके पास है क्या, हुकूमत भारत में अंग्रेजों की है, गांधी दे ही क्या सकता है जो हमको कह रहा, हस्ताक्षर कर दे रहा हूं। और अपनी बात मनवाने के लिए गांधी ने जिन्ना को इंग्लैंड में गाय का मांस भी खिलवाया, खुद अपने हाथ से ले जाकर खिलवाया। मगर जिन्ना ने उसकी बात नहीं मानी। वो जानते थे झूठा आदमी, ये पाखंडी आदमी है। जिन्ना ने उसकी बात नहीं माना। फिर जिन्ना डॉक्टर अंबेडकर से मिले, सारी बात बताए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी तो आधी दो थी, ऊपर से आधा नंगा है, गांठ के नीचे भी आधा नंगा है। इसकी बदमाशी मैं उतारता हूं, इसे नंगा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो नीचे से, गांठ के नीचे भी नंगा है और कमर के ऊपर भी नंगा है। बहुत विरोध किया कि SC BC माइनॉरिटी को अधिकार न मिले। अंत में अंग्रेजों ने 4 अधिकार दिया, हमारे लोगों को 4 अधिकार दिया। 4 अधिकार दिया, एडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, डबल वोट का अधिकार दिया, प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, प्रथम निर्वाचन क्षेत्र दिया। 4 अधिकार दिए। ये कैमुअल अवार्ड के रूप में के नाम से जाना जाता है। कैमुअल अवार्ड, वकील लोग होंगे यहाँ जानते होंगे, इसे सांप्रदायिक पंचायत या कैमुअल अवार्ड कहा जाता है। मगर गांधी ने विरोध किया। गांधी ने अंग्रेजों से कहा कि जिन शर्तों पर आज ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दिए जा रहे हैं, इसे मैं मानने वाला नहीं। अंग्रेज जानते थे कि बदमाश आदमी है। वहां से गांधी भागा हवाई जहाज से। बंबई में जब हवाई जहाज लैंड किया तो अंग्रेज जानते थे कि भारत में बदमाशी कर सकता है, दंगा फसाद कर सकता है गांधी। इसलिए अंग्रेजों ने महाराष्ट्र मुंबई में उसे गिरफ्तार में डाल दिया। वहां भी इसकी बदमाशी दे दूंगा, मगर ये अधिकार अंग्रेजों को वापस करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा हमारी जिंदगी चली जाए, हमें बिजली के तार से लटका दिया जाए, मेरी जिंदगी चली जाए, मगर जो अधिकार हमें अंग्रेजों ने दिया है उसे मैं देने वाला नहीं हूं। मगर गांधी बदमाश आदमी था। दलितों की बस्तियां जलाई जाने लगी, वो मारे पीटे जाने लगे, जिंदा जलाए जाने लगे, इतना सब बदमाशी होने लगी, ब्राह्मण करने लगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कि हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो जो अधिकार हमें मिला है वो अधिकार लेके हम क्या करेंगे। मजबूरी में, बहुत ही दबाव में, बेमन से डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। अंग्रेजों ने आजादी हमें दिया, मगर ब्राह्मणों ने आजादी छीन लिया। गांधी की अगुवाई में ब्राह्मणों ने हमारी आजादी को छीना। फिर 1935 में संभावनाएं बढ़ती चली गई। 1946 को देश की आजादी की घोषणा हो गई, यद्यपि 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ। अगस्त क्रांति की 1942 में जो असहयोग आंदोलन किया गांधी ने, अंग्रेजी समझ गए कि हम अब इस देश से, हमें भारत से जाना है। 2 सितंबर 1946 को फिर बदमाशी हुई भारत में। 2 सितंबर 1946 को ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बन गया। फिर धोखेबाजी देश के साथ किया। देश में 15 प्रोविंशियल कमेटी थी उस समय देश में कांग्रेस की, और 2 दावेदार बन गए कि आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 3 दावेदार हुए। अबुल कलाम आजाद हुए, सरदार पटेल हुए, ब्राह्मण नेहरू हुआ। 3 दावेदार हुए। 15 प्रोविंशियल कमेटी थी। यहां भी धोखेबाजी हुई हमारे साथ। इस मूल निवासी के साथ फिर ब्राह्मणों ने धोखेबाजी किया। धोखेबाजी क्या किया कि 3 दावेदार थे। अबुल कलाम आजाद को निजाम हैदराबाद ने 1 वोट दिया। जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर रियासत ने 1 वोट दिया। शेष जो 13 प्रोविंशियल कमेटी बची, 13 प्रोविंशियल कमेटी ने सरदार पटेल के पक्ष में मतदान किया। सरदार पटेल चुनाव जीत गए कि दावेदार प्रधानमंत्री यही बनेंगे। मगर ब्राह्मणों ने बदमाशी किया। लोकतंत्र प्रस्तावित होने वाला था, मगर ब्राह्मणों ने लोकतंत्र की हत्या गर्भ में कर डाली।
लोकतंत्र की हत्या गर्भ में ही कर डाली। एक वोट पाने वाला ब्राह्मण नेहरू देश का प्रधानमंत्री बन गया और 13 वोट बहुमत का समर्थन होते हुए भी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री पद से बेदखल कर दिया गया। यह है ब्राह्मण का चरित्र। इतना भयंकर होता है। हमारी भागीदारी हिस्सेदारी के लिए ब्राह्मण जिंदगी जवानी दे सकता है, मगर आपको हक अधिकार देने वाला नहीं है। फिर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ, 294 लोग पूरे इंडिया से चुन कर गए। डॉक्टर अंबेडकर को भी ब्राह्मण चाहता था कि डॉक्टर अंबेडकर भी संविधान सभा में चुन के ना जाए। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ब्राह्मणों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद रहनी चाहिए, किसी भी कीमत को डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणों ने तय किया। डॉक्टर अंबेडकर तो लड़ करके अपना हक अधिकार ले लिया और संविधान सभा में चले गए, मगर कांग्रेस ने, भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों ने पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, पूरी शिद्दत के साथ देश की आजादी में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी निभाया। मगर जब हिस्सा देने की बात आई, संविधान सभा में जाने के लिए पूरे देश में एक भी टिकट OBC के लोगों को नेहरू ने नहीं दिया। जब आपकी हिस्सेदारी तय होना था, देश का संविधान लिखा जाना था, आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए, आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए पूरे देश से एक भी OBC जो है चुन के नहीं गए। ये बदमाशी है ब्राह्मणों। डॉक्टर अंबेडकर के कहने पर, बड़े दबाव पर 3 लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने OBC के लोगों को लड़ाया और कांग्रेस के विरोध में लड़ाया। वो 3 के तीनों, राम लखन चंदापुरी, पंजाब राव देशमुख और तुलाराम माली जो दक्षिण भारत के 3 OBC डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़वाया और जीत गए। डॉक्टर अंबेडकर ने सारे अधिकार हमारे लोगों को दिए। संपत्ति का अधिकार दिया। संविधान का आर्टिकल 15(4), 16(4) में नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, संपत्ति का अधिकार दिया। SC ST को अधिकार दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन किया संविधान के आर्टिकल 330 में। 340 में OBC के लोगों को अधिकार दिया कि देश का राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा। आयोग का गठन करके देश का दौरा करेगा। आयोग पता लगाएगा कि हुई जो OBC इसकी गणना के बाद अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट देने के बाद उस पर बहस होगी, सदन में चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जो सुविधाएं देश के SC ST को मिली है, वही सारी सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, शासन में, प्रशासन में, वही सारी सुविधाएं OBC को मिलेगी। दिया अधिकार। 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हो गया। 1 जनवरी 1952 को देश में आम चुनाव की घोषणा हो गई। जब आम चुनाव की घोषणा हुई तो पंडित नेहरू देश का प्रधानमंत्री था। बहुमत का समर्थन होते हुए प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। 5 साल तक बिना चुनाव कराए देश का प्रधानमंत्री अलग से रहा। 1952 में जब चुनाव की घोषणा हुई, पूरे देश में 60% ब्राह्मण को टिकट दे करके 57% ब्राह्मणों को जितवाया और ब्राह्मण को 57% ब्राह्मण को जितवा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा पर कब्जा ब्राह्मणों का करवाने का काम किया। 57% ब्राह्मण जीत गया, 60% ब्राह्मण को टिकट दिया था। हमारी हिस्सेदारी 52% कहां चली गई? डॉक्टर अंबेडकर दबाव बनाए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की धारा आर्टिकल 340 में जो OBC के लिए कमीशन गठन करने की बात थी, डॉक्टर अंबेडकर ने कमीशन गठन करने का मामला उठाया। नेहरू बात उसकी नहीं मानी। जब बात नहीं मानी, डॉक्टर अंबेडकर ने जो आयोग गठित नहीं किया पिछड़े वर्ग के समर्थन में, डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। वो मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे नेहरू की सरकार में, मगर OBC को अधिकार देने के लिए ब्राह्मण नेहरू तैयार नहीं था। इसलिए जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तब ब्राह्मण नेहरू पर दबाव, उसने काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर जो दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, काला ब्राह्मण था, काला ब्राह्मण, कोकनस्थ ब्राह्मण था। कोकनस्थ ब्राह्मण का मतलब होता है कोकनस्थ का को और ब्राह्मण का ब्रा, दोनों मिला लो तो एक नया शब्द बनता है कोबरा। कोबरा, कोबरा सांप की प्रजाति का नाम है। कोबरा वो भयंकर सांप होता है जिसको काट ले तो पानी मांगने के पहले उसका नाम सत्य हो जाएगा। इतना भयंकर होता है काला ब्राह्मण। उसकी अगुवाई में, उसके नेतृत्व में आयोग का गठन किया। देखिए फिर धोखेबाजी किया ब्राह्मणों ने। अधिकार मिलना था OBC के लोगों को, भविष्य हमारा था। अगर भविष्य हमारा है तो फैसला लेने का अधिकार हमको होना चाहिए। किसी ब्राह्मण को हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मगर ब्राह्मण नेहरू ने, भविष्य OBC का था, फैसला लेने का अधिकार OBC को होना चाहिए। कमीशन का अध्यक्ष OBC को बनाना चाहिए, मगर OBC को ना बना करके
ब्राह्मण काका कालेलकर को बनाया। कितनी बड़ी धोखेबाजी किया। भविष्य हमारा फैसला लेने का अधिकार ब्राह्मण को दे दिया। कालेलकर ने पूरे देश का दौरा किया। दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट दिया, पत्थर ने रिपोर्ट दिया। जब नेहरू ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, रिपोर्ट पढ़ने के बाद कालेलकर को बुलाया और बहुत डांटा। कालेलकर को डांटा कि हमने तुम्हें आयोग का चेयरमैन बनाया, अध्यक्ष बनाया, जज के बराबर तुमको सुविधा दिया, पूरे देश का तुमने दौरा किया, सारी सुविधाएं तुम्हें मुहैया कराई गई, तुम हरिगढ़िया कुर्मी के चमारपासी के लिए अधिकार देने गए थे, बैकवर्ड को अधिकार देने गए थे, अधिकार संपन्न बनाना चाहते हो, तुम बहुत नालायक आदमी हो, तुम रहने लायक नहीं है मेरे साथ। उसको डांटा। डांटने के बाद 130 पेज का आपत्ति पत्र तक कालेलकर ने तैयार किया, उसमें लगाया और कंक्लूड किया कि पूरे देश का दौरा करके यह रिपोर्ट हमने ही प्रस्तुत किया है ओबीसी के संबंध में, मगर अपनी ही रिपोर्ट से मैं खुद सहमत नहीं हूं। ऐसा कहा उसने। जब उनके ऊपर प्रभाव नेहरू का ब्राह्मणवाद का पड़ा, तब उनको याद आई, तब उन्होंने नारा दिया सोशलिस्ट पार्टी के तहत कि अगड़ो बांधो कमर में गांठ और पिछड़े पांव 100 में 60% का नारा नेहरू ने दिया कि पिछड़े पांव 100 में 60, अगड़ो बांधो कमर में गांठ। मगर इस आंदोलन को कम से कम 60 साल हो गए। क्या 60% आरक्षण आपको मिला? नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि आपने लड़ाई ही नहीं लड़ा। हमारा पुरखा जगदेव प्रसाद कुशवाहा तो सीधा नारा लगाया। आज की तारीख में जो 85% की हम बात करते हैं कि 85-15 की लड़ाई है, ये 85-15 नहीं बल्कि 90 और 10 की लड़ाई है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा को जिनको आंदोलन के समय गोली मारा ब्राह्मणों ने, उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। और लोहिया ने 60% का नारा दिया था ओबीसी के लिए। और आज हमारे तमाम समाजवादी लोग होंगे यहाँ पर, लोहिया के नारा को भी भूल गए समाजवादी लोग। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, तो हमारे जितने भी समाजवादी लोहिया के चेले थे, उन लोगों ने लोहिया का नारा भी भूल गए और नारा लगाया। क्या लगाया कि अभी तो ये 27 है, 52 की फरमाइश है। लोहिया को भी भूल गए आप लोग। 60% का नारा लोहिया ने दिया, अभी आप 27 और 52 के चक्कर में पड़े हैं। हमारे लोगों को अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास की जानकारी अगर नहीं है तो हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। फिलहाल डॉक्टर लोहिया ने वो तूफान मचा दिया भारत की राजनीति में कि सोशलिस्ट पार्टी ने कई राज्यों में सरकार भी बनाई। चौधरी चरण सिंह भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस लड़खड़ा गई। जब कांग्रेस लड़खड़ाई उस समय नेहरू मर गया, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। उनका बहुत दीर्घकालीन हुकूमत नहीं रही। उनके मरने के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, मगर धोखेबाजी करके वो रायबरेली से चुनाव जीत गई थी, जिसका विरोध हाई कोर्ट में राजनारायण जी ने किया, जो आज 1977 में स्वास्थ्य मंत्री बने थे। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया कि गलत हथकंडे अपनाकर चुनाव इंदिरा गांधी जीत के आई है। हाई कोर्ट ने उनको चुनाव को निरस्त कर दिया। वो राष्ट्रपति से मिली, देश में इमरजेंसी लगा दिया। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दिया और देश के 1,08,604 नेताओं को जेल में डाल दिया इंदिरा गांधी ने। पूरे देश के बड़े बड़े जितने भी नेता थे, उत्तर प्रदेश में सबसे वरिष्ठ नेता चौधरी चरण सिंह थे, चंद्रशेखर थे, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम नेताओं को फिलहाल इंदिरा गांधी ने जेल में डालने का काम किया था। जेल में ही जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी जब बनी तो जनता पार्टी के लोग जेल से ही चुनाव लड़े। चुनाव लड़कर देश की सत्ता में आ गए। इंदिरा गांधी के विरोध में इतनी ऐसी भयंकर हवा उड़ी इनके विरोध में कि कांग्रेस का पूरे देश से सफाया हो गया, पूरे देश से सफाया हो गया। और उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव चीफ मिनिस्टर बने और निर्मलाजी देसाई राष्ट्रीय असेंबली में गए और वहां पर प्रधानमंत्री बने। जब रामनरेश यादव 1977 में मुख्यमंत्री ऑफ उत्तर प्रदेश बने, तो पहली बार आजाद भारत में किसी ने पिछड़ों का ख्याल किया तो रामनरेश यादव ने किया। रामनरेश यादव ने 15% सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री आरक्षण देने का काम किया तो 15% आरक्षण रामनरेश यादव ने दिया था। फिलहाल वो आज दुनिया में नहीं है। रामनरेश यादव ने जैसे ही आरक्षण घोषित किया 15% ओबीसी को, ब्राह्मणों में तूफान आ गया, हलचल मच गई।
ब्राह्मणों ने हमारे पुरखे का अपमान किया। उत्तर प्रदेश के राजा थे, उनकी व्यवस्था में, उनके ग्रंथों में, उनकी किताबों में, ब्राह्मण साहित्य में हमारा अपमान ही लिखा गया है। हमारे पुरखे का अपमान किया और नारा लगाया, पूरे देश में नारा लगाया कि राम नरेश वापस आओ, लाठी लेकर भैंस चराओ, ऐसा नारा लगाया। सही है कि नहीं? ये नारा लगाया था। हमारे पुरखे का अपमान किया। जब रामनेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 15% आरक्षण दिया, तो उसमें बिहार में कर्पूरी ठाकुर जो नाई जाति के थे, उन्होंने भी 15% आरक्षण दिया। वहां भी ब्राह्मणों ने के विरोध में नारा लगाया और नारा लगाया कि कर्पूरा छोड़ो गद्दी, थामो छुरा। इस तरह का भयंकर नारा, जातिगत टिप्पणी करके हमारे पुरखों का अपमान किया। हमारे लोग रामायण, महाभारत, सारी पुस्तकों, गीता सबको मानते हैं, मगर इन किताबों में हमारा अपमान लिखा गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सीधा लिखा है कि पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र चाहे जितना पढ़ा लिखा आदमी हो, उसको इज्जत और सम्मान नहीं देनी चाहिए। हमारे पुरखा रामनेश यादव का सम्मान किया इन लोगों ने? नहीं किया, इसलिए कि उनकी व्यवस्था में है। और ब्राह्मण चाहे लुटेरा हो, चोर हो, बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, कुकर्मी हो, वो सम्मान का पात्र है। सीधा लिखा कि पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रेरणा। अपमान की त्याग नहीं किया, जातिगत टिप्पणी किया। सपच किरात कोल कलवारा, ये बर्रात हम तेली कुम्हारा। जो कोल किरात होते हैं, जंगलों में रहते हैं, यानी आदिवासी। कलवार बनिया जानते हैं, कलवार छोटी कौम होती है। तेली कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा, ये बर्रात हम तेली कुम्हारा। तेली और कुम्हार ये वर्णों में अधम और नीच है, इनको इज्जत नहीं देनी चाहिए लिखा है। लेकिन इसके बावजूद भी शादी करते हैं, विवाह करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। अपने मुंह से हम लोग अपने को ही गाली देते हैं। पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अपने मुंह से खुद अपने को ही गाली देते हैं। तो साथियों, ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये कैसे चलेगा, ये बताएं। हमारा घोर अपमान भी वो ब्राह्मण साहित्य है, धर्म ग्रंथ नहीं है। मंदिरों में जाकर लोग हमारे अपने कल्याण के लिए मंदिरों के सामने माथा टेकते हैं, उसमें पत्थर का भगवान बताते हैं। चलो जाते हो, कोई बात नहीं। मैं पूछता हूं कि अगर मंदिर में प्रस्थापित भगवान ईश्वर जो कुछ भी स्थापित है, मंदिर में पत्थर की प्रतिमा जो स्थापित है, वही कल्याणकारी योजना बनाती होती, उसी से देश का कल्याण होता, तो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ और मंदिर छोड़ करके डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए कानून के मंदिर में क्यों चला गया? यह बात साबित करती है कि वहां पर कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं है और कोई देश की कल्याणकारी योजनाएं वहां से नहीं बहती है। देश की कल्याणकारी योजनाएं अगर बहती हैं, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत लखनऊ और दिल्ली से निकलती है। ये मामला है। तो लोगों को कितना समझाया जाए, कब तक समझाते रहेंगे लोग? हमारे तमाम पीढ़ियां गुजर गई। आपकी आजादी का आंदोलन हमारा पुरखा संत रविदास चलाया, आजादी का आंदोलन संत रविदास ने चलाया, आजादी का आंदोलन संत कबीर ने चलाया, ज्योतिबा फुले ने चलाया, ईवी रामास्वामी पेरियार ने चलाया, डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया, ललाई सिंह यादव ने चलाया, सर छोटू राम अहीर ने चलाया, सरदार पटेल ने चलाया, डॉक्टर अंबेडकर कांसी राम ने चलाया। तो इतना आंदोलन चलाने के बाद भी जागृति हमारे समाज में नहीं आई। और खास करके ओबीसी के लोगों में जातिगत ईगो ज्यादा है। हम यादव हैं तो सबसे बड़े हम ही हैं, इसलिए कि ब्राह्मण ने कह दिया कि अरे यादव जी आप तो गडरिया से बड़े हो। आगे गडरिया से बड़ा है, कुर्मी केवर से बड़ा है, पासी चमार से बड़ा है, धोबी धरकियार से बड़ा है, लोहार कुहार से बड़ा है। जब एक दूसरे से ही बड़े हैं, तो काहे के लिए एक दूसरे से कोई नमस्कार करें? जो नमस्कार नहीं करोगे तो संवादहीनता रहेगी, तो एकता इत्तेहाद कैसे पैदा होगा? समाज में एकता कैसे प्रस्थापित होगी? अपनी डफली, अपना राग, अलग लड़ाई यही लड़ता है, अहिर मारा जाता है। अलग लड़ाई अपनी कुर्मी लड़ता है, कुर्मी मारा जाता है। अलग लड़ाई चमार पासी लड़ता है, अलग अलग वो मारे जाते हैं। तो सबकी अलग अलग सब लड़ाई लड़ रहे हो, अलग अलग सबकी कुटाई पिटाई हो रही है, और अपने कल्याण के लिए चले जाते हो मंदिर में। भगवान के सामने जिस मंदिर को आपने बनाया, जिस मूर्ति को आपने बनाया, उसी से अपनी खुशहाली की आप दुआ मांगते हो, बात समझ में नहीं आती। जरूरत है एक फूल की, जरूरत है एक फूल की, तो चमन क्या करेंगे हम? हमारे लोग स्वर्ग की चिंता करते हैं कि मंदिर में नहीं जाएंगे तो स्वर्ग हमारा नहीं होगा। हमारा ये लोग तो खराब हुआ, अगला परलोक हमारा खत्म ना हो जाए। तो हमारे लोग परलोक, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म पूर्वजन्म, स्वर्ग और नरक के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं। तो जरूरत है ये फूल की, तो चमन क्या करेंगे हम? धरती पे मिला हक लो तो गगन क्या करेंगे हम? स्वर्ग की चिंता हमारे लोग ज्यादा करते हैं।
उसकी चिंता छोड़ो। अगर आजाद होना चाहते हो, हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियां गाली देगी कि हमारे पुरखे नालायक थे, नालायक पैदा हुए, गुलाम पैदा हुए, गुलामी में मर गए, मगर हमारे आजादी के लिए कोई आंदोलन हमारे पुरखों ने नहीं चलाया। आने वाली जनरेशन गालियां देगी। अगर चाहते हो कि हमारी जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां हमें गाली न दे, हमारे पीठ पर ये धब्बा, काला धब्बा ना लगा रहे कि हम गुलाम पैदा हुए, गुलाम मर गए, अपनी जनरेशन को आजाद करा के नहीं गए। हमें अपनी आजादी का आंदोलन चलाना है, आने वाली पीढ़ियों को आजाद कराना है। तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि इस देश का आहे गड़ैया कुर्मी केवल चमार पासी धोबी धर क्या लोहार कार नाविक कोयली भोज कलवार, एक हो जाओ, एक मंच पर चले आओ, अपने अधिकार की मांग करो और आप अपना अधिकार लेने की कोशिश करें, आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। और जिस दिन इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एक मंच पर आ जाओगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का बाप ब्रह्मा भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आप ब्राह्मण से डरते हो, मैं उसके बाप ब्रह्मा को चैलेंज करता हूं, ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज हमारे समाज को अधिकार वंचित बना दिया है। किसी भी हमारा वोट का अधिकार समाप्त कर दिया, वोट का अधिकार समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त कर दिया? अब देश में एफडीआई के तहत 27,000 विदेशी कंपनियां भारत में आ रही है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 250 साल तक गुलाम रहा, 27,000 कंपनियां आ रही है और हर कंपनी जो अपनी सेना लेके आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो कोई सिक्योरिटी लेके नहीं आई थी। ये 27,000 कंपनियों ने इतिहास से सबक लिखा है कि ये लोग आंदोलन कर सकते हैं, भारत में आजादी का आंदोलन चल सकता है, सैनिक हमारे नहीं रहेंगे तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। ये एफडीआई के तहत 27,000 कंपनियां भारत में आ रही, विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये एफडीआई बनाए लोगों ने, हमारे विरोध संविधान के दायरे से बाहर जाकर एफडीआई बनाया, सेज बनाया, एलपीजी बनाया, भूमि अधिग्रहण कानून बनाया। भूमि अधिग्रहण कानून बनाकर भी आपका अधिकार छीन लिया, जो आपके मुंह का निवाला था वो भी छीनने का काम किया इस सरकार ने। सारी जमीनें आपकी सहमति नहीं ली जाएगी। जो 27,000 विदेशी कंपनियां भारत में आ रही है, आपके सहमति, आपके हस्ताक्षर की, आपकी सहमति की जरूरत नहीं है। आपकी जमीन जबरदस्ती ले ली जाएगी, आपका मुंह का निवाला भी छीन लाए लोगों ने। ये कब तक चलेगा? ये ब्राह्मणवादी दुश्मन है ना आपके। हम तो केवल ये बताने आए हैं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है। हम ब्राह्मण का विरोध करने, ब्राह्मण को मारने, पीटने, गाली देने उनको नहीं आए। आज ब्राह्मणवाद को सबसे ज्यादा खाद पानी अगर देने का काम कोई कर रहा है तो बैकवर्ड कर रहा है, ओबीसी कर रहा है। सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम केवल ओबीसी कर रहा है। ओबीसी को पानी मांग लो, जैसे तालाब है, ओबीसी को पानी मांग लो और ब्राह्मण को मछली मांग लो। तो क्या मछली बिना पानी के जिंदा रह सकती है? क्या नहीं रह सकती। मछली बिना पानी के जिंदा रह ही नहीं सकती। तो हम मछली मारने नहीं आए हैं, बल्कि तालाब में स्थित जो पानी है मछली से अलग करने आए हैं कि पानी अलग कर दिया जाए। अगर पानी अलग हो जाएगा तो मछली अपने आप मर जाएगी, हम उसे मारने पीटने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, हम इस आंदोलन के जरिए हक अधिकार की बात तो खत्म करिए। हम कब तक मांगने वाला समाज रहेंगे? देने लायक आखिर कब बनेंगे? हम तो आंदोलन के जरिए आपको जागरूक करके आपको इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। कब हम इस देश के मालिक बनेंगे? कब इस देश में हमारा राजपाट होगा? हमारा राजपाट तो भारत में इतना लंबा था कि हम भारत विश्व महाशक्ति था। जिस तरह से ब्राह्मणों ने जाति में हजारों जातियों को बांटकर हमें कमजोर किया, उसी तरह से ब्राह्मणों ने इस देश को भी बांटा। हमारे आप लोग ये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, यही तो बात है। भारत से केवल पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जब से आर्य विदेशी ब्राह्मण इस भारत में आया है, ये बृहत्तर भारत जो रूस तक फैला हुआ था, इसको 11 बार ब्राह्मणों ने इस भारत को 11 बार बांटने का काम किया। 11 बार विभाजन भारत का कराया ब्राह्मणों ने। जिस तरह से हमको हजारों जातियों में बांटा, पाकिस्तान भारत में था, बांग्लादेश भारत में था, मालदीव भारत में था, बांग्लादेश भारत में था, उज्बेकिस्तान भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था, भूटान भारत में था, श्रीलंका भारत में था, म्यांमार भारत में था, इंडोनेशिया भारत में था। 11 बार 11 टुकड़ा किया भारत का ब्राह्मणों। तो साथियों, हम तो क्रांति का आज का आगाज करने आए कि देश में क्रांति होनी चाहिए। जहां जहां देश में क्रांति हुई दुनिया के अंदर, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रूस हो, पूरी दुनिया में बहुत क्रांतियां हुई। और जो क्रांतियां हुई तो देश आजाद हुए। अभी आपके सामने 2011 में
तमाम 18 देश 2011 में 18 देशों में क्रांति हुई। मिस्र में क्रांति हुई, मिस्र आजाद हुआ। आपका पड़ोसी देश नेपाल था, नेपाल में क्रांति हुई, नेपाल आजाद हुआ। नेपाल में राजशाही थी, लोगों ने क्रांति किया, राजशाही का खात्मा हो गया, ब्राह्मणशाही का खात्मा हो गया और वहां पर लोकतंत्र लोकशाही प्रभाव बहाल हुई। आपके सामने का मामला है आपका पड़ोसी देश। इसलिए आपसे आगाह करता हूं मेरे साथियों, हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बोलना है, हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि आइए इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में साथ सहयोग शिविर करते हुए इसे एक ऊर्जा देने का काम करेंगे, जिससे आपकी आजादी बहाल हो और आप कोई इस देश का मालिक बने, इस देश का राजपाट आपके हाथ में आवे, ओबीसी इस देश का राजा बने। इस आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उद्घाटक महोदय माननीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी। आप राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली से। इसी कड़ी में समय ज्यादा न लगाते हुए हम आवाज देना चाहेंगे जो आज के मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय रामलखन सोनी जी। सम्मानित मंच एवं उपस्थित साथियों, भाई वकील साहब ने काफ़ी बृहद में बातें की हैं। मैं संक्षेप में 2-4 मिनट बातें रख करके बातें ख़त्म करूंगा। साथियों, 2 फरवरी से बाबू जगदेव जी के जन्म जयंती के अवसर से ये यात्रा प्रारंभ की गई है और आज 28वां दिन है आपके इस गांव में आई है। आपने इसका स्वागत किया, हम इसके आभारी हैं। साथियों, बाबू जगदेव जी का नारा था, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। साथियों, इस नारे के साथ हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत किया है। साथियों, इस देश में लगभग 74 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं। उन 74 वर्षों की आज़ादी के बाद भी इस देश में ओबीसी की गिनती नहीं हुई। साथियों, इस देश की सरकार ने जंगलों की गिनती कराई। कितने जंगल हैं सरकार के पास आंकड़े हैं। उस जंगल में कितने पेड़ हैं इसकी गिनती उनके पास है। उस जंगल में कितने शेर, चीते, भालू, कुत्ते, बिल्ली हैं इसकी भी गिनती है। यहाँ तक कि इस देश में गधे कितने हैं उनकी भी गिनती है। इतना ही नहीं, इस देश में हिजड़े कितने हैं उनकी भी गिनती है। लेकिन आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी ओबीसी की गिनती नहीं हुई। क्या ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि हमारी गिनती पशुओं से भी खराब है? और हमारे लोग भी 70 सालों की आज़ादी के बाद भी उनके कान में जू तक नहीं रोगी। साथियों, इस बात के चिंतन के लिए, इस बात के विचार विमर्श के लिए हम लोग आपके पास आए हैं कि ये बात आप लोगों से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, विचार मंथन करेंगे और विचार मंथन के बाद इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं, इस देश में कांग्रेस की जो सरकार है उसका कब्जा जो है ब्राह्मणों का है। अभी हमारे वकील साहब ने बताया है काफी बृहद बातें। कांग्रेस में ब्राह्मणों का कब्जा है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर के केंद्र की सत्ता पर शासन किया है और ओबीसी के हक और अधिकार को रोकने का काम किया है। साथियों, ये बात सिद्ध करती है कि उन लोगों ने हमारे साथ दुश्मनी का व्यवहार किया है। साथियों, इतना ही नहीं, ऐतिहासिक आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। डीएनए टेस्ट जो हुआ है, अमेरिका की उटाह विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक माइकल बामसाद ने भारत में लोगों का डीएनए किया। डीएनए रिपोर्ट ली। डीएनए रिपोर्ट लेने के बाद जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का डीएनए एक है। दुनिया के डीएनए से मिलाया गया, कहीं से उनका डीएनए नहीं मिला और इस आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासी हैं।
साथियों, ब्राह्मणों का डीएनए लिया और ब्राह्मणों का डीएनए लेने के बाद उनका डीएनए भारत के लोगों के से मिलाया गया। भारत के लोगों से उनका डीएनए नहीं मिला और उनके डीएनए को दुनिया के डीएनए से मिलाया। तो मतलब इनका डीएनए जो है काला सागर के पास मतलब काला मोची नाम की जो एरिया है वहाँ के लोगों से मिला और उन्होंने सिद्ध किया कि यहाँ के निवासी हैं। साथियों, ब्राह्मण ऐतिहासिक आधार पर विदेशी है, वैज्ञानिक आधार पर विदेशी है। तिलक ने भी लिखा है कि हम विदेशी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने भी लिखा है कि हम विदेशी हैं। साथियों, उन लोगों ने स्वयं भी सिद्ध किया है कि हम विदेशी हैं। साथियों, इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हमारे पुरखे इस देश के राजा महाराजा होते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हमारे पुरखों का राज हुआ करता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय इस देश की नौकरी, व्यापार, धन धरती हमारे पुरखों की हुआ करती थी और जो संपत्ति हमारे पुरखों की थी वो हम सबको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने हमारे पुरखों का राजपाट छीना वो हमारे असली दुश्मन है। साथियों, लड़ाई में दो बातें जानकारी होनी चाहिए कि दोस्तों दुश्मन कौन है। साथियों, दो बातों को चिन्हित करने के लिए दुश्मन चिन्हित हो गया कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का दुश्मन ब्राह्मण है और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो है खूनी संबंध के लोग हैं। डीएनए के आधार पर वो सगे खून के संबंध के लोग हैं, आपस में सगे भाई हैं, खूनी रिलेशन के आधार पर और इस प्रकार से वो हमारे मित्र हैं। साथियों, जागृति आंदोलन में पहली शर्त होती है दोस्त और दुश्मन की पहचान होना। दूसरी शर्त होती है हमारी शक्ति क्या है और दुश्मन की शक्ति क्या है और दुश्मन की कमजोरी क्या है, हमारी ताकत क्या है, इनका सबका एहसास होना चाहिए। साथियों, हमारे पुरखों ने भी, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उन्होंने भी ब्राह्मण को चिन्हित किया है। साथियों, गौतम बुद्ध ने आंदोलन चलाया था। गौतम बुद्ध ने आंदोलन चलाया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। गौतम बुद्ध ने आंदोलन नहीं चलाया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। गौतम बुद्ध ने आंदोलन चलाया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का अत्याचार बढ़ गया था और उनके विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया था। इसके बाद साथियों, छत्रपति साहू कुर्मी महाराज ने आंदोलन चलाया। उन्होंने अपने राज्य में OBC, SC, ST, OBC को 50% आरक्षण दिया। जब उनसे मिलने हमें तिलक और अन्य ब्राह्मण गए और उनको कहा कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको राजा हैं, आपको भी आजादी की लड़ाई में साथ सहयोग करना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। छत्रपति साहू कुर्मी महाराज ने कहा उन लोगों से, ब्राह्मणों से, कि तुम लोग हम जैसे शक्तिशाली राजा के साथ जाति भेदभाव करते हो, जाति अपमान करते हो। मुझे मालूम है कि जब भारत आजाद हो जाएगा और तुम्हारा राज आ जाएगा तो हमारी जनता के साथ तुम क्या करोगे, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। ये ब्राह्मण की आजादी की लड़ाई है, हमें इस लड़ाई में नहीं शामिल होना है। जाओ तुम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ो। ऐसा छत्रपति साहू कुर्मी महाराज जो हमारे पुरखे थे उन्होंने ऐसी बात कही थी। ज्योतिबा फूले ने कहा था, ज्योतिबा फूले जब इस देश में क्रांति का आंदोलन चला रहे थे, ज्योतिबा फूले ने कहा था, आंदोलन में नारा दिया था, सेठ जी भट जी बनाम शूद्र शूद्र, यानी ब्राह्मण बनिया के विरोध में शूद्र का आंदोलन चलाया था। ज्योतिबा फूले ने कहा था ब्राह्मण कलम कसाई है। साथियों, ये बात सिद्ध करती है कि मतलब आज की देश की 74 वर्षों की आजादी के बाद भी हमें हक हिस्सेदारी नहीं मिली, इसलिए ब्राह्मण कलम कसाई सिद्ध होता है। साथियों, इसके बाद रामास्वामी पेरियार ने इस समाज की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। रामास्वामी पेरियार अपने आंदोलन को चलाते हुए उन्होंने कहा था कि जब आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में सांप और ब्राह्मण एक साथ मिले तो किसको मारना चाहिए। फिर उन्होंने उत्तर दिया था कि सांप जो है आपको केवल अकेले डसेगा और आपकी अकेले मृत्यु होगी, हो सकता है दवा कराने के बाद बच भी जाए, लेकिन ब्राह्मण जो है हमारे वंशजों को डसता आया है, हमारे वंशजों को नष्ट करता आया है और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी डसता रहेगा, इसलिए पहले ब्राह्मण को मारना है। साथियों, ऐसा रामास्वामी पेरियार ने कहा था। साथियों, बाबा साहब ने इस देश में आजादी का आंदोलन चलाया था। बाबा साहब ने कहा था ब्राह्मण विदेशी तो है ही, मूल निवासी बहुजन समाज का भयानक शत्रु है। साथियों, शत्रु नहीं है, बाबा साहब ने उसे भयानक शत्रु कहा है। साथियों, उस शत्रु को पहचानना चाहिए। साथियों, मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, कांग्रेस और बीजेपी को कहा था एक सांपनाथ है और
और दूसरा नागनाथ है। सांप नाथ डसेगा तो भी राम नाम होना सत्य होना तय है, और शेष नाथ डसेगा तो भी राम नाम सत्य होना तय है। साथियों, ऐसा मनोहर कांशीराम साहब ने भी आंदोलन चलाया था। साथियों, इसलिए आप सबको हम सबको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ब्राह्मण की बनाई पार्टियां हैं, दोनों का नेतृत्व ब्राह्मण करता है और हमारे समाज का उपयोग और प्रयोग करता है। साथियों, उस समय पूना पैक्ट के समय बाबा साहब ने कहा था कि आज के बाद हमारे समाज में जो नेता पैदा होंगे, जो कांग्रेस और बीजेपी में आरएसएस में काम करेंगे, वो नेता मुंह बधे कुत्ते जैसे होंगे। जो कुत्ता काट तो सकता ही नहीं, भूख भी नहीं सकता। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी में जो हमारे सांसद विधायक हुआ करते हैं, वो मुंह बधे कुत्ते जैसे होते हैं, जो कुत्ते काट तो सकते नहीं, भूख भी नहीं सकते। और यही वजह है कि आजादी के 74 वर्षों बाद भी इस समाज की समस्या का हल नहीं हुआ। वो मुंह नहीं खोलते, वो मुंह बधे कुत्ते हैं। उन कुत्तों से आप कभी कल्पना नहीं करिएगा इस समाज को हल मिलेगा। साथियों, इतना ही नहीं, हमारे समाज के भी लोगों ने कई सारे दल बनाए हैं, और उन दलों में की हालत अब मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके उत्तर प्रदेश में सपा है, बसपा है, अपना दल है, बिहार में जदयू है, राष्ट्रीय जनता दल है, लोक जनशक्ति पार्टी है, कई पार्टी अपने लोगों की है। साथियों, इन दलों में भी उन यही वजह है, मनोहर कांशीराम साहब नारा लगा करते थे, चढ़ दुश्मन की छाती पे, बटन दबाओ हाथी पे। अब बसपा का नारा हो गया है, दुश्मन चढ़ गया हाथी में, छाती में गोली मारेगा छाती में। साथियों, नारा उल्टा हो गया। साथियों, मनोहर कांशीराम साहब नारा लगाते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब नारा चलता है, बामन शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। साथियों, हमारे 3% है ब्राह्मण का पूरा दल, आरएसएस उनका ब्राह्मण का है, कांग्रेस भी ब्राह्मण चलाता है, कम्युनिस्ट ब्राह्मण चलाता है, माकपा भाकपा को ब्राह्मण चलाता है, ममता समता को भी ब्राह्मण चलाता है। साथियों, 3.5% का ब्राह्मण इन सब के लिए पूछ जाता है। और इसके बाद हमारे नेताओं की जो पंचर दिमाग है, उनको भी लगता है कि सपा को भी चलाएगा, बसपा को भी चलाएगा, जदयू को भी चलाएगा, राष्ट्रीय जनता दल को भी चलाएगा, अपना दल को भी चलाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी को भी चलाएगा, और जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी चलाएगा। इनकी दिमाग खराब नहीं हो गई है। साथियों, रामायण में कहा गया है, जाकर मत भ्रम भयो खगेशा, सो कह पश्चिम वो दिनेशा। यानी जिसकी दिमाग खराब हो गई, जिसकी दिमाग में भ्रम पैदा हो गया है, उसको सूर्य पर पूरब में उगता है, ये बात कट सत्य है, लेकिन उसको लगता है कि पश्चिम में उदय हो रहा है। साथियों, इन नेताओं की भी दिमाग में भ्रम हो गया है, इनकी दिमाग भ्रमित हो गई है, और इनको लगने लगा है 3.5% का ब्राह्मण इन सब दलों का संचालन कर लेगा। इस 52% समाज की उनको कोई जरूरत नहीं है, और इस वजह से उन ब्राह्मणों ने हमारे दलों में आकर कब्जा किया है, और कब्जा करने के बाद हमारे नेताओं की मत को भ्रम किया है, और मत भ्रम होने की वजह से इस समाज की और इस देश की हालत पैदा हुई है। साथियों, हम लोगों को, जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे साथी हमारे उन दलों के नेता हैं, जिन दलों का नाम मैंने बताया है, उन दलों के नेता हैं। आप लोगों को अपने आकाओं से, अपने बड़े नेताओं से बात करनी होगी कि साथी भाई, दुश्मन जो है 3.5% है, और हमारे दलों पे कब्जा कर रहा है, इसलिए हमारे दलों की हालत खराब हो गई है। आप ब्राह्मणों को अपने दल से अलग करने का काम करो। ये इतिहास से सबक लेनी पड़ेगी। जब गौतम बुद्धा के आंदोलन में ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, और बुद्धिज्म को स्वीकार करने के बाद बुद्धिज्म में कब्जा करने का प्रयास किया, सम्राट अशोक जब राजा बने तो उन्होंने बुद्धिज्म से एक एक ब्राह्मण को छांट करके बुद्धिज्म से अलग करने का काम किया, और बोला कि तुम जाओ अपने ब्राह्मण धर्म में चलाओ, अपने ब्राह्मण धर्म में काम करो, बुद्धिज्म में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतिहास का सबक है। साथियों, इन नेताओं को भी समझाना होगा, आप लोगों को समझाना होगा, चर्चा करनी होगी कि दुश्मन ब्राह्मणों को अपनी पार्टी से अलग करो। यदि वो नेता उन दुश्मनों को अपनी पार्टी से अलग नहीं करते, तो आपको कहना होगा, मैं आपको छोड़ता हूं, मैं जाकर के पिछड़े वर्ग के आंदोलन में, जाकर के पिछड़े वर्ग की जो आजादी का आंदोलन है, उस आजादी के आंदोलन में शामिल होऊंगा, और आजादी के आंदोलन में
अपने समाज को हक और अधिकार दिलवाने में काम करूंगा। ऐसा हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग काम करेंगे। ये नेशनल लेवल का संगठन है, ये लगभग 700 जिलों में काम कर रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 700 जिलों में अपनी इकाइयां बना चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी 700 जिलों में अपनी इकाइयां बना चुका है और 700 जिलों में आंदोलन करने की तैयारी है। 1,10,000 गांवों में 10,000 पॉइंट बना करके इस देश में जन आंदोलन निर्माण करने की तैयारी है। साथियों, आप लोग इस जन आंदोलन में अपना साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। धन्यवाद। तो सब एक ही बात, सारा जितना मीडिया सब एक ही बात तो दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों लोग आपका। साथियों, अब वो समय आ गया है कि आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय चौधरी विकास पटेल जी को आमंत्रण दिया जाए। इससे पहले हमारे जो बहुजन समाज के लिए जो एक कारवां चलाया जा रहा है, उसको 5 चीजों की जरूरत होती है किसी भी संगठन को चलाने के लिए। किसी भी संगठन को चलाने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। समय समय पूर्व सपा जिलाध्यक्ष माननीय बाबूलाल यादव जी, जो जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं, वो आए और साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि पेश करें। और साथ में है हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता माननीय तेज प्रकाश जायसवाल जी। धन्यवाद सर, जो अपने इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट किया। इसी कड़ी में अब हम आवाज देना चाहेंगे आज के उस शख्सियत को जिनको सुनने के लिए हम सुबह से आज यहाँ इंतजार कर रहे हैं। माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली। धन्यवाद संचालक जी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 2 फरवरी से यह परिवर्तन यात्रा आजमगढ़ जनपद से अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्मदिन से शुरू की गई। आजमगढ़ से हम लोग मऊ गए, मऊ से बलिया गए, बलिया से गाजीपुर गए, गाजीपुर से चंदौली गए, चंदौली से सोनभद्र गए, सोनभद्र से वाराणसी गए, वाराणसी से मिर्जापुर गए, मिर्जापुर से भदोही गए, भदोही से जौनपुर गए, जौनपुर से अम्बेडकर नगर गए, अम्बेडकर नगर से सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर से अमेठी गए, अमेठी से बाराबंकी गए, बाराबंकी से बस्ती गए, बस्ती से सिद्धार्थ नगर गए, सिद्धार्थ नगर से महाराजगंज गए, महाराजगंज से कुशीनगर और कुशीनगर से आपके देवरिया में कल से ये यात्रा चल रही है। और ये यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाने वाली है और उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसको पूरे देश भर में ले जाने का काम करना है। बहुत सारी बातें हो गई हैं और समय भी ज़्यादा हो रहा है। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और घर जाने की भी आप लोगों को जल्दी है, ऐसा देखने के बाद में लग रहा है। क्योंकि एक बार एक नेताजी भाषण दे रहे थे तो सारे लोग उठ के चले गए, एक आदमी बैठा था लास्ट तक। तो नेताजी का जब भाषण खत्म हो गया तो नेताजी ने उसको धन्यवाद दिया और कहा कि भाई साहब सारे लोग तो उठ के चले गए क्योंकि किसी को लगता हमारी बात समझ में नहीं आई, लेकिन आप एक अकेले आदमी हो जो लास्ट तक बैठे हो, तो कम से कम आपको हमारी बात समझ में आई। तो उस आदमी ने नेताजी को हाथ जोड़कर कहा
कि नेताजी बात तो हमको एक भी समझ में नहीं आई, लेकिन जिस दरी पर आप बैठे हुए हो दरी हमारी है, जिस पे खड़े होके आप बोल रहे हो, इसलिए हम बैठे हुए हैं। तो ऐसी कोई स्थिति हम पैदा नहीं करना चाहते कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो। तो केवल एक दो बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग दुनिया के 8वें अजूबा हैं। 7 अजूबा तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा, लेकिन 8वां अजूबा नहीं सुना होगा। तो 8वां अजूबा हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। क्यों? क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो ब्राह्मणों की वोट की वैल्यू है, जो क्षत्रिय की वोट की वैल्यू है, जो वैश्य के वोट की वैल्यू है, वही हमारे वोट की वैल्यू है। जो प्रधानमंत्री के वोट की वैल्यू है, जो राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू है, वही हमारे वोट की वैल्यू है। लोकतंत्र है, हमारे वोट की वैल्यू बराबर है, हमारी संख्या ज्यादा है। तो लोकतंत्र में तो ज्यादा संख्या वालों को देश का हुक्मरान बनना चाहिए। आज हमें इस बात के लिए अभियान और आंदोलन चलाना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर हम पिछड़ों की गिनती नहीं होती। तो 8वें अजूबे नहीं है तो फिर क्या है? अरे लोकतंत्र में जिनकी सरकारें बननी चाहिए थी, जिन्हें तय करना चाहिए था देश में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये हम पिछड़े वर्ग के लोगों को तय करना चाहिए था। आज हमें इस बात के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है कि जानवरों और कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर हम पिछड़ों की गिनती नहीं होती। ये पिछड़े वर्ग के लिए अपने आप में शर्म की बात है। हमारी संख्या देश में 60 से 65% है। अगर आज की तारीख में जनगणना हो जाए, गिनती हो जाए, तो हमारी संख्या 60 से 65% है। 1931 में 52% थी, जब बांग्लादेश अलग नहीं था, जब पाकिस्तान अलग नहीं था, तब हमारी संख्या 52% 1931 में थी। अब बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। वैसे भी आप अगर ब्राह्मणों के घर में जाओगे तो 1 बच्चा और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में जाओगे तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाता है। तो इतना हमारी जो आबादी है देश में, वो आबादी हमारी देश के अंदर ज्यादा है, 52 से 60% है। जब हम अपने लोगों की मुंडी गिनते हैं तब तो हम 52 से 60% हैं, लेकिन हम जो 52 से 60% हैं, जिसको संविधान ओबीसी मानता है, जिसको संविधान पिछड़ा वर्ग मानता है, हम पिछड़े वर्ग के लोग अपने को कहां ओबीसी मानते, अपने को कहां पिछड़ा वर्ग मानते। अगर आप किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ और एक आदमी को पूछो, हाँ भाई क्या हो, बोलेगा यादव हूं। दूसरे आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा पटेल हूं। तीसरे आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा मौर्य हूं। चौथे आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा निषाद हूं। 5वें आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा राजभर हूं। 6ठे आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा चौरसिया हूं। 7वें आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा चौहान हूं। तो इसमें कोई ओबीसी मिला आपको? जब इसमें कोई ओबीसी नहीं मिला तो इसका मतलब हम जाति जाति में बटे हुए लोग हैं। हम अपने को ओबीसी नहीं मानते, हम अपने को अपनी जाति का मानते हैं। और जब हम अपने को अपनी जाति का मानते हैं तो हर जाति में एक जाति का नेता आता है, और जाति का नेता अपनी जाति वालों को क्या कहता है? कहता सारी जाति आगे चली गई, बस अपनी जाति पीछे रह गई, इसलिए इकट्ठा हो जाओ। तो जाति का आदमी सोचता भाई जब सारी जाति आगे चली गई, अपनी ही जाति बची हुई है, तो अपनी जाति को इकट्ठा होने की जरूरत है। तो अपनी जाति के नेता के पीछे इकट्ठा हो जाता है, और जाति के नेता के पीछे जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसकी जाति के, तो जाति का नेता सोनिया गांधी के पास जाता है और सोनिया गांधी को कहता है कि हमारे जाति के तो इतने लोग इकट्ठा हैं, कितना दे रहे हो? सोनिया गांधी अगर रेट थोड़ा कम लगाती है तो अमित शाह के पास चला जाता है, बोलता है सोनिया गांधी तो इतना दे रही थी, आप कितना दे रहे हो? आपका सौदा हो जाता है। जब आपकी जाति का नेता आपका सौदा कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता है। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ को कटने के लिए बेच देता है, भेड़ को पता नहीं चलता, वैसे आपके जाति का नेता आपको बेच देता है। परिणाम ये होता है कि जाति का नेता तो MP MLA हो जाता है, मिनिस्टर हो जाता है,
उसके पास छोटी गाड़ी होती है तो बड़ी गाड़ी हो जाती है, लेकिन आपके हक अधिकार के बारे में न विधानसभा में चू मुंह करता है और ना ही पार्लियामेंट में, संसद में ही मुंह खोलता है, कहीं पर भी मुंह खोलने का काम नहीं करता। और परिणाम ये होता है कि हमारा दुश्मन हमको अधिकार वंचित रखने में कामयाब हो जाता है। इसलिए हमें जाति जागृति से ऊपर उठना पड़ेगा और अधिकारों के प्रति जागृति अपने समाज में लाना पड़ेगा। कोई भी बिरादरी का नेता बिरादरी में आए तो उसको पूछना पड़ेगा, चलो ठीक है तुम बिरादरी को वास्ता दे रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, ये तुम पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठा रहे हो? तुमको जिताकर भेजा तो ओबीसी की संख्या 52% है, शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन है, ओबीसी को मिलना चाहिए, इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? अगर नहीं बोलोगे तो तुम बिरादरी के नहीं हमारे घर के भी हो तो वोट नहीं देंगे। अगर ओबीसी के लोग ये बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, लोकतंत्र में बोली चलती है। और जिसको अपनी बोली बोलना आता है उसको अधिकार मिलता है, जिसको अपनी बोली बोलना नहीं आता उसको अधिकार नहीं मिलता। हमारे पिछड़े वर्ग की समस्या हम तो पंडितों की सुनते हैं, उन्हीं की बोलते हैं, हमें अपना बोलना कहाँ आता है? 2014 में पंडितों ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो अवतार पुरुष है, सारे दुष्टों का नरसंहार करने के लिए पैदा हुआ है। तो हमारे ओबीसी के लोगों ने सोचा अरे भाई ये तो अवतार पुरुष है, दुष्टों का नरसंहार करने के लिए पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं नीच जाति का हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ। तो हमारे लोगों ने सोचा लो अवतार पुरुष पिछड़ी जाति में पैदा हो गया, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है? तो नरेंद्र मोदी के झांसे में हमारे लोग फंस गए। हमारे लोगों को पता नहीं चला कि मोहन भागवत ने जैसे मछली मारने वाला अपने कटिया में केचुआ लगाता है, क्योंकि केवल कटिया से मछली फंसती नहीं है, केचुआ लगाने से मछली फंसती है, वैसे ही ब्राह्मण के झांसे में हमारा आदमी फंसता नहीं, उसे केचुआ दिखाना पड़ता है। तो मोहन भागवत ने अपने कटिया में नरेंद्र मोदी का केचुआ फिट कर दिया और हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी के चूहा को देख करके हमारे लोग मोहन भागवत के झांसे में फंस गए, उसकी कटिया में फंस गए। ब्राह्मणों को पता है उनकी संख्या देश में 3.5% है। 3.5% के लोग गांव में पंच नहीं बन सकते, अपने वोट से सरपंच नहीं बन सकते। जो पंच और सरपंच नहीं बन सकते उनकी औकात कहाँ है देश की पार्लियामेंट पर कब्जा करने के लिए? वो तो हमको आपको मूर्ख बनाकर ही न बन रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को हमारे लोगों ने अवतार पुरुष माना, पिछड़ी जाति। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो क्या किया? जानवरों की गिनती का आदेश दिया, पिछड़ों की गिनती का आदेश नहीं दिया। 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे उनकी नियुक्ति रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। बजट में पिछड़े वर्ग को एक नया पैसा नहीं दिया। नीट जो मेडिकल का एग्जाम हो रहा है राष्ट्रीय लेवल पर, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, सवर्णों को दे दिया। नतीजा ये हुआ कि ओबीसी के बच्चे ज्यादा नंबर लाकर एमबीबीएस नहीं कर पा रहे और जनरल कास्ट के बच्चे ओबीसी के बच्चों से कम नंबर लाकर एमबीबीएस कर रहे हैं। आपने कभी कोई ऐसा आदमी देखा जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे? मुझे तो नहीं लगता आपने कोई ऐसा आदमी देखा होगा जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे। नहीं देखा तो नरेंद्र मोदी को देख लो, अपने को पिछड़ा कहते हैं और पिछड़े के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, बाकी दूसरा कैसे कर सकता है? तो नरेंद्र मोदी को हमारे लोगों ने नेता माना और नरेंद्र मोदी ने हमारे लोगों का सत्यानाश करने का काम किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी असल चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी तो मुखौटा है, मोहन भागवत असल है। कठपुतली की नाच कुछ लोगों ने देखी होगी, हम लोग छोटे छोटे थे तब कठपुतली की नाच होती थी, तो कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, नचाने वाला दिखता नहीं था। नरेंद्र मोदी नाचते हुए दिखता है, लेकिन जो नचाने वाला है मोहन भागवत वो तो दिख ही नहीं रहा है। नाच नरेंद्र मोदी रहा है, हमको लगता नरेंद्र मोदी नाचा, नरेंद्र मोदी नहीं नाच रहा है, उसको मोहन भागवत नचा रहा है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी को केचुआ बनाया, वैसे 2017 में अनुप्रिया पटेल को केचुआ बना के फंसाया। ओम प्रकाश राजभर को केचुआ बनाया, केशव मौर्य को केचुआ बनाया। जिस बिरादरी में भाजपा वाले गए उनको कहा तुम्हारी जाति का मुख्यमंत्री बनाए।
कुर्मी में गए तो कहा प्रिया पटेल को बनाएंगे, मौर्या में गए तो कहा केशव मौर्य को बनाएंगे, राजभर में गए तो कहा ओम प्रकाश राजभर को बनाएंगे। जिस बिरादरी में गए उस बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाया। हमारे अंदर जातीय जागृति है, इसलिए हमने सोचा हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री बन जाए। अगर हमारे अंदर हमारे अधिकारों की जागृति होती तो हम पूछते चलो तुम मुख्यमंत्री किसी को बनाओ, पहले अपना घोषणा पत्र दिखाओ, ओबीसी की गिनती का मुद्दा है इसमें कि नहीं, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा है कि नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चपरासी बाबू बनने के लिए परीक्षा है, जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं है, खानदानी जज बन रहे हैं ब्राह्मण। तो इसके लिए तुम आरक्षण लागू कर रहे हो, परीक्षा करा रहे हो, आयोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये बताओ। अगर हम अपनी बोली बोलना जान जाए तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम अपनी बोली बोलना नहीं जानते। हमने सबको बेवकूफ बनाया, तुम्हारी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे, सबका वोट ले लिया, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया। और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इनकाउंटर किसके हो रहे हैं? बैकवर्डों के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा किसके हो रहा है? बैकवर्डों के हो रहा है। सबसे ज्यादा हत्याएं किसकी हो रही है? बैकवर्डों की हो रही है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 3 काले कानून बना दिए, उससे किसान परेशान। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में इतने सांड छोड़ दिए, उससे किसान परेशान। गाजीपुर में एक किसान हमको मिले, कहने लगे एक दिन आगे से मारा था, इलाज करा रहे थे, थोड़ा ठीक होने को आए तो एक दिन पीछे से ठोक दिया। तो योगी से परेशान, मोदी से परेशान और योगी के साड़ों से भी किसान परेशान। इतनी बड़ी आफत आ गई थी। आफत में तो हम लोग खुद ही पड़े हैं ना, हमने जाति जाति के चक्कर में वोट दिया, इसलिए जाति धर्म के नाम पर वोट दिया, इसलिए न चक्कर, इसलिए फंसे हुए हैं संकट में। तो हमें हमारे हक अधिकारों को समझने की जरूरत है और हक अधिकारों के आधार पर हमको अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ये हमको तय करना होगा। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया, धरना शुरू किया, आंदोलन शुरू किया कि पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है, तो विकास दुबे नाम के एक गैंगस्टर को मारा और अफवाह फैलाई कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। अब हमारे जितने पिछड़े वर्ग के लोग थे अपना इनकाउंटर का मुद्दा भूल गए, अपनी हत्याओं का मुद्दा भूल गए और वो भी इस चर्चा में शामिल हो गए कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा। हमारे बड़े बड़े नेता परशुराम का मंदिर बनाने लगे कि ब्राह्मण खुश हो जाए, योगी से नाराज है। अब उनको पता नहीं ब्राह्मण और आरएसएस, ब्राह्मण और आरएसएस एक शरीर है, एक जान है, वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। वो हमको आपको बेवकूफ बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं कि नहीं जो है ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, हम तो भाजपा से नाराज हैं। वो नाराज वाराज नहीं, ब्राह्मण जीवन में कभी आरएसएस को छोड़ नहीं सकता। ये हमारे लोगों को समझ लेना चाहिए। हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम है तो हमें अपनी बोली लोकतंत्र में बोलते आना चाहिए। अगर हम अपनी बोली लोकतंत्र में नहीं बोल पाएंगे तो ये 8वां अजूबा हम लोग बने रहेंगे और हमारी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसीलिए यात्रा निकाल रहा है कि पिछड़े वर्ग के अंदर जाति चेतना पैदा किया, वर्गीय चेतना पैदा किया जाए कि हम ओबीसी हैं और ओबीसी हैं तो ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं कि हमारे लोगों को मुसलमानों के विरोध में रोज भड़काया जाता है और केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं भड़काया जाता है। कुर्मी को यादव के विरोध में भड़काया जाता है, मौर्या को यादव कुर्मी दोनों के विरोध में भड़काया जाता है, निषाद केवल राजभर को यादव कुर्मी मौर्या तीनों के खिलाफ भड़काया जाता है, शेड्यूल कास्ट को ओबीसी के विरोध में भड़काया जाता है। सबको एक दूसरे से भड़काता है और भड़का